पत्र लिख रही है। संजय राउत जो पानी पी पी करके गाली देने का काम करते थे, वो कह रहे हैं ये अच्छी बात है। और बाप बेटे बुके लेकर के जा रहे हैं, बाप बेटे गुलदस्ते लेकर के जा रहे हैं मिलने के लिए। जो बाप कभी कहते थे कि या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। इसका मतलब यह है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच अंदरूनी तालमेल लगभग ऐसा लगता है हो गया। जबकि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी है, लेकिन उधर कहानी और है। शिवसेना उद्धव के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, वो मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने का दबाव बनाए हुए हैं। तो इस दबाव से शिवसेना उद्धव गुजर रही है। ये कोई उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। पार्टी लोकसभा में अपेक्षित सफलता नहीं ला पाई, विधानसभा में फिनिश हो गई पूरी तरह से, और बगावत हो रहे हैं। एमएलए देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में हैं। इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ कहा कि 12 एमएलए हमारे संपर्क में हैं। तो एमएलए, जितने एमएलए संपर्क में हैं, वो संख्या कम है, ये 12 नहीं है। 20 में से एक बेटे को छोड़ दें अगर, तो बाकी सभी एमएलए भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। क्योंकि सबको ये लग रहा है कि ये महानगर पालिका चुनाव भी हम नहीं जीत पाएंगे। 20 में से 10 एमएलए अकेले मुंबई से आए हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पूरे महाराष्ट्र में अकेले मुंबई से शिवसेना उद्धव के पास 10 एमएलए, और उन 10 एमएलए को डर सता रहा है कि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया है मुंबई में, जो कि शिवसेना का गढ़ माना जाता है, अगर यही प्रदर्शन रिपीट हुआ मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में, तो हमारी क्या स्थिति होगी। ये सबसे पीड़ा का विषय है शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं के लिए। और इसीलिए शिवसेना उद्धव के सामान्य कार्यकर्ता मीटिंग में पहले जाकर के अपने नेता को कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, भूल सुधार कीजिए, महाविकास अघाड़ी को छोड़िए और महायुति के साथ जाने का रास्ता तैयार कीजिए। और देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दिल है, वो आपको माफ कर देंगे। देवेंद्र फडणवीस दिशा के केस में ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये एक शुद्ध और शुद्ध ब्लैकमेलिंग है। मैं ऐसा मानता हूं कि दिशा के केस में उनको मालूम है कि उनका लड़का जेल जा सकता है, तो एक प्रकार से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रही है। शिवसेना उद्धव ब्लैकमेल कर रही है कि आप अगर हमें इसमें राहत दे देंगे तो हमारे पास 9 सांसद है, 9 सांसद का समर्थन केंद्र में। जो 20 एमएलए हैं उनका समर्थन आपको, हालांकि महाराष्ट्र में समर्थन की आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को या महायुति की सरकार को। अजित पवार एक मजबूत अलाय है अभी, उसके बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे मजबूत अलाय हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजनीति कब किस करपट बैठेगी, इसका आकलन सभी पार्टियां करते रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी एक नेता पर भरोसा नहीं है, तो वो नेता है अजित पवार और शरद पवार। उनको मालूम है कि ये दोनों तब तक हमारे साथ हैं जब तक इन दोनों का काम नहीं निकल जाता। लेकिन उद्धव ठाकरे, शिवसेना हमारी परंपरागत एलाय रही है। हमारा उनके साथ अलायंस का एक बहुत बड़ा इतिहास है। पिछले 2.5 साल को अगर छोड़ दें, तो हमारा एक नेचुरल अलाय जिसको कहते हैं, क्योंकि हिंदूवादी पॉलिटिक्स को शिवसेना उद्धव आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी को आपको मालूम है कि पूरा विपक्ष कॉमनल एजेंडे पर चलने वाली पार्टी बताता है। तो ये दोनों एक प्रकार से, दोनों का जो नैरेटिव है वो हिंदू राष्ट्रवाद की नैरेटिव है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नैरेटिव है, नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव है, राष्ट्र प्रथम का नैरेटिव है। तो इन सभी नैरेटिव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक स्वाभाविक अलायंस पिछले 30 वर्षों से रही है, और बाला साहब ठाकरे के जमाने से।
ज्यादातर कार्यकर्ता यही कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को कि आपने अपने ईगो में अपनी पार्टी को चौपट कर लिया, तबाह कर लिया। और अपने बेटे और अपनी पत्नी की सलाह पे, तब भी जब मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूं कि उद्धव ठाकरे कभी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन ये जो उनका जो लड़का है आदित्य ठाकरे, उनको तो कुछ और काम करना था। मुख्यमंत्री बनना था, सचिन वाजे जैसे ऑफिसर को रिइंस्टेट करना था, गुंडागर्दी करनी थी, अय्याशी करनी थी, ड्रग डीलरों के साथ काम करना था। ये सब काम आदित्य ठाकरे पहले ही सोच के रखे हुए थे और इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी को दबाव बनाया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आप या तो मुख्यमंत्री बीजेपी शिवसेना के अलायंस में बनेंगे, या जो कोई भी अलायंस आपको मुख्यमंत्री बनाता है, उसूल भूल जाइए, आइडियोलॉजी भूल जाइए, आप वहां जाइए, अलायंस कीजिए और मुख्यमंत्री बनिए, क्योंकि हमें गुंडागर्दी करनी है। मैं बार-बार अपने हर कार्यक्रम में ये कहता हूँ, हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि मैं इस व्यक्ति को कभी सामान्य नेता के रूप में नहीं देखता हूँ। राजनीति में अगर आ गए तो इसका क्या मतलब है कि आप गुंडा नहीं हैं? गुंडा हैं। सचिन वाजे को परमबीर सिंह ने साफ-साफ कहा कि बाप बेटे ने मुझे प्रेशराइज़ किया सचिन वाजे को रिइंस्टेट करने के लिए, जिसको कि अदालत ने कहा कि ये टेंटेड पुलिस ऑफिसर है। तो ज़ाहिर है, ऐसी गुंडागर्दी की अब कोई मिसाल इससे बढ़िया मिसाल मिलेगी नहीं, इसलिए इनको गुंडा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है और ये बिल्कुल संवैधानिक है। और अभी जाँच होगी, अगर इनको आज आज कस्टोडियल कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू हो जाए, तो पता चल जाएगा कि किस स्तर के ये गुंडा हैं। खैर, सवाल है कि अब ये दोनों पार्टियाँ क्या नेचुरल अलायंस बनके दोबारा साथ आ रही है? ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और कयास नहीं, इसके सबूत आ रहे हैं। संजय राउत जैसा व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करने लगा। सामना में पहली बार देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में आर्टिकल लिखे जाने लगे और पिता पुत्र बुके लेकर के जगह ब जगह देवेंद्र फडणवीस के पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि शायद दिशा के केस के साथ देवेंद्र फडणवीस कोई समझौता कर रहे हैं और दिशा के केस के साथ अगर समझौता होता है, तो सुशांत के केस के साथ भी समझौता हो जाएगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये दोधारी तलवार है। अगर इन्होंने शिवसेना के साथ कोई भी हॉबनॉबिंग की या कोई भी अलायंस किया, तो आप मान के चलिए कि दिशा और सुशांत का केस महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं करेगी। ये बात कंफर्म हो जाएगी कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दोनों दिशा और सुशांत के केस को क्लोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि छोटे-मोटे गुनहगार को कुछ बता दिया जाए, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, ये 5वां साल होने वाला है और 5 साल तक अगर कुछ नहीं हुआ, तो मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ेगा कि पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफ़िसर और जाँच एजेंसी, करप्ट बॉलीवुड, ये सब मिलकर के इस केस को दबाने की प्लानिंग कर चुके हैं और इसलिए संजय राउत आज तारीफ कर रहे हैं और इसलिए सामना अब मुखर होकर के देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में आर्टिकल लिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अजित पवार और शरद पवार अब इकट्ठा होने वाले हैं। इसका भी डर उनको सता रहा है कि अगर शरद पवार और अजित पवार इकट्ठा हो गए, बीजेपी के साथ अलायंस में हैं, 5 साल पावर को एन्जॉय करेंगे, हम तो कहीं नहीं हैं। तो महायुति की सरकार में अजित पवार और शरद पवार की बैकडोर एंट्री हो जाएगी। वो पावर पॉलिटिक्स को एन्जॉय करेंगे और एक अघोषित पावर सेंटर के रूप में शरद पवार फिर से उभर जाएंगे। और इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वो नुकसान होगा
उद्धव ठाकरे का और आदित्य ठाकरे का। तो इस दोनों बाप बेटे ने अब जान की एक प्रकार से बाजी लगा दी है कि कोई भी समझौता अगर हमें करना पड़े तो हम कर लेंगे और हम देवेंद्र फडणवीस की शरण में चले जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। और देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की इस मजबूरी को भली भांति एक्सप्लॉइट कर रही है और इस पूरे प्रकरण को न तो वो खत्म करेगा और न ही इसकी जांच कर पाएगा। ये एक ऐसा हथियार देवेंद्र फडणवीस के हाथ में लग गया है जिस हथियार को बार बार दिखा करके उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से